वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। एनडीए की सरकार बनी है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन मौजूद है। गुरुजी, आपका स्वागत है टीवी 9 में। गुरुजी, जिस तरह से परिणाम आए, क्या देखते हैं आप? परिणाम जनता ने दिए हैं, उसमें देखना क्या है। जनता का निर्णय सर्वोपरि। उन्होंने अपना निर्णय दे दिया है। अब जिनके लिए निर्णय दिया है, देखना उनको है, करना उनको है। लेकिन 400 पार की बात की जा रही थी। बीजेपी के वरिष्ठ प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री, तमाम जितने भी बीजेपी नेता हैं 400 पार का अनुमान लगाए हुए थे, लेकिन जो परिणाम आया वो काफी निराशाजनक सामने आया। आजकल सारे अखबार और वो बड़े बड़े व्याख्याता और लोग ये कहते हैं कि सपना देखो और अपने सपने को सफल बनाने के लिए अपने काम में जुटे रहो। एक सपना था जो देखा, जुटे, सपना पूरा नहीं हो पाया, बाउंड्री तक भी नहीं पहुंच पाए। शायद मोती को उनके एक गोते का और इंतजार है। जनता ने अपना निर्णय दे दिया कि तुम्हारा सपना तभी पूरा होगा जब तुम हमारा सपना पूरा करोगे। लेकिन सपना अयोध्या का था, वो बन के साकार हो गया, फिर क्या कारण था? अयोध्या का कोई सपना नहीं था। राम वहां के चिरस्थायी हैं। एक मंदिर का सवाल था। हिंदू मुस्लिम आ गए थे, उसमें मस्जिद बीच में आ गई थी। उसको लेकर के द्वंद पैदा हो गया था। उस द्वंद का निराकरण हो चुका, उसको वर्षों हो चुके। राम मंदिर बनने की स्वीकृति बन गई थी। राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बन गया तो जनता के सहयोग से बन गया, राष्ट्र की जनता के सहयोग से बन गया। लोगों के जन जन के मन में राम का मंदिर बसा हुआ है, तो राम का मंदिर तो बनना ही था। उसमें किसी एक आदमी का ये दम हो कि मैंने बनवा दिया तो बहुत बड़े भ्रम में है। तो जिस तरह से परिणाम आए थे, कहीं ना कहीं बीजेपी को यह आश्वासन था कि राम मंदिर का निर्माण कर दिया है, अब तो पूरे देश में हमारा माहौल बन जाएगा, 400 पार हो जाएंगे। अयोध्या जैसी सीट भी हार गई बीजेपी। अयोध्या धर्म स्थल है और वहां पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की जन्मस्थली है। उसको लेकर के जो भी कुछ हुआ बीजेपी ने किया। बीजेपी हार गई वहां से। वहां के लोगों के अंतर मन में बीजेपी के प्रति वो भाव स्थापित नहीं हो पाया जिस भाव को लेकर के बीजेपी ने अपना काम किया था। परिणाम आ गए। परिणाम आ गए, बीजेपी फेल हो गई वहां पर। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हर स्थान पर फेल हो गई। एक ये पहली बार थोड़ी हारी है वहां से बीजेपी, उसके पहले भी पराजित हुई। इसके अलावा लोगों का ऐसा कहना है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, तमाम तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन पर ऐसा कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई नेताओं को अहम आ गया था, वो मैं की बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से परिणाम आया तो अब हम की बात की जा रही है और बैसाखी की सरकार आ गई है, इस तरह से कुछ। अब वो किस तरीके से कौन सोचता है, ये उसकी सोच पर निर्भर करता है। रहा प्रश्न अहम का, तो अहम जो है वो विनाशक होता है। एक के बलबूते प्रजातंत्र नहीं चलता। तो प्रजातंत्र तो प्रजा के अनुसार आचरित होने पर ही प्रजातंत्र स्थापित हो सकता है। एक तंत्र नहीं है कि एक राजा जो चाहेगा वो कर लेगा और अपनी मर्जी के अनुसार चलाएगा। अगर ऐसा होता तो राजतंत्र की समाप्ति होकर के प्रजातंत्र की स्थापना ही क्यों होती। अब जब प्रजातंत्र की स्थापना हुई तो वो लोकमत से हुई और लोकमत के द्वारा किया जाने वाला, निर्वाचित किया जाने वाला जो प्रतिनिधि है वो जनता के प्रति जवाबदार है और उसकी जवाबदारी बनती है तो लोक जीवन में व्याप्त समस्याओं के निराकरण का पूर्ण रूपेण निर्वाह करने वाला ही नेता चाहिए। इस बात की ये ध्वनि निकलती। गुरु, एक और सवाल था। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के चेहरे थे, पूरे देश, पूरे जितने भी प्रत्याशी थे वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन खुद प्रधानमंत्री काशी में 1.5 लाख वोटों से जीते और उनके उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने वाले 12 लाख, 11 लाख, 6 लाख से जीते। परिस्थितियां और परिवेश,
भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की हैसियत से नरेंद्र मोदी जी भी अपना काम करते हैं। ये बात अलग है कि वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। देश के प्रधानमंत्री रह करके उन्होंने अपनी योग्यता के माध्यम से भारतवर्ष को जो अपने निर्देशों के तहत चलाया है, अपनी रीति नीतियों के अनुसार जो चलाया है, उस चलाने के परिणाम स्वरूप अधिकांश लोगों ने उनके पक्ष का समर्थन किया और अधिकांश लोगों ने उनके पक्ष का समर्थन किया है, इसलिए वो भाजपा के हैं। और भाजपा की सरकार ने होकर के ये एनडीए की सरकार बनी है, क्योंकि पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है। ये आपको क्या बताना है, आप तो खुद ही दूसरों को बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति में बहुत सारे एक सरी की भावना रखने वाले सहयोगी दल मिलकर के अगर प्रजातंत्र की पुष्टि करते हैं तो ये भारतवर्ष के प्रजातंत्र की सफलता का ही परिचय है। लेकिन जो निर्णय लेना चाहते थे अब निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि अब तो बहुत सारे सहयोगी हो गए, एक दूसरा टांग खींचेगा, ये तमाम तरह की हरकतें होगी। जब परस्पर विरोधी विचारधारा के लोग एक स्थान पर आकर के बैठते हैं तो समझ लेना चाहिए कि धूप ज्यादा पड़ रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, संकट बढ़ चुका है। जब संकट बढ़ जाता है तो उसके निराकरण के लिए परस्पर विरोधी भावना रखने वाले, विचारधारा रखने वाले लोग भी आ जाते हैं। इसका दूसरा राजनीतिक पक्ष है कि सत्ता के व्यामोह में ऐसे दल जो अपनी इस उपस्थिति से सत्ता में आने वाली कमी की पूर्ति कर सकते हैं, ऐसे लोग सत्ता के सहयोगी हो जाते हैं। गुरु, आप राष्ट्रीय कवि भी हैं। पिछले दिनों चुनाव में भी आपकी एक कविता काफी चर्चाओं में रही। परिणाम आने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कविता के माध्यम से? कविता के माध्यम से क्यों कहेंगे, जब सारी की सारी बातें गद्य और पद्य और संभाषण के माध्यम से होती है तो कविता के माध्यम से कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। कविता का जो माध्यम होता है वो सरकार के प्रति थोड़ी होता है, वो समाज के प्रति होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। राजनीति भी उसमें अपना चेहरा देख सकती है और अपने मुकुट में आई हुई खमी को सुधार सकती है। अपने चेहरे पर आई हुई रेखाओं में कौन कौन सी कमी दिखाई देती है उसका आकलन कर सकती है, और आकलन नहीं कर सकती तो हिंदुस्तान में अखबार वाले, दूरदर्शन वाले, लेखन करने वाले, उन्हें लोग सचेत करते रहते हैं कि अब अपने आप को व्यवस्थित कर लो, क्योंकि समाज से जुड़ी हुई समस्याओं की अभिव्यक्ति करने वाले यही तत्व हैं। गुरु, तब भी समाज को चैतन्य करने वाले वर्ग में आपकी उपस्थिति होती है। कविता के माध्यम से यदि समाज को जागृत करने की जवाबदारी मिले तो इस माहौल को देखते हुए किस तरह की कविता लिखेंगे आप? नहीं, जब लिखेंगे तब बताएंगे। मतलब तुम्हारा यह है कि मैं अभी कोई कविता सुना दूं, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रासंगिकता जो है वो राजनीतिक क्रियाकलापों की है, साहित्य की है ही नहीं। आपने साहित्य के संदर्भ में तो कभी मुझसे इंटरव्यू किया ही नहीं। जब जब आपको पढ़ लगता है तो ये बदल गया, वो बदल गया, ये इसकी ये गोट इधर से चली गई, वो गोट उधर से चली गई। आपको साहित्य से लेना देना नहीं है, आपको राजनीति से लेना देना है, क्योंकि आपके द्वारा बेची जाने वाली खबर बिक जाती है राजनीति के नाम पर, साहित्य के नाम पर सुधी श्रोताओं तक ही पहुंचती है, वो उन विवेकशील लोगों तक पहुंचती है, उन रसज्ञ लोगों तक पहुंचती है जिनके पास में रसानुभूति है। लेकिन पूरे माहौल को देखते हुए राहुल गांधी और ये जो इंडिया गठबंधन है वो काफी बातें कर रहा है। करेगा, बातें करने का अधिकार है उनको। राहुल गांधी को जिस तरीके से आंका गया था उससे आगे निकल गए वो है। अब उनकी गंभीरता की छवि समाज के सामने आ रही है। पहले जो हंसी उड़ाने वाले लोग थे वही अब इस बात को समझने लगे कि नहीं, उसके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ तो निखार आया है। जो आदमी जनता से जुड़ेगा, अपनी यात्रा सेतु हिमालय निकालेगा, कन्याकुमारी से लगा करके कश्मीर तक की यात्रा करेगा, तो उसके संपर्क में तो बढ़ोतरा हो ही गई सही, उसकी विचारधारा जो है वो प्रवाहित होगी सही। एक स्थान पर बैठे हुए आदमी की विचारधारा थोड़ी प्रभावित होती है। अगर प्रभावित होती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई संघ संगठन काम करता है। लेकिन पहले बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता, चाहे कोई भी नेता हो, वो पप्पू कह के बुलाते थे, लेकिन परिणाम आने के बाद उनको काफी सीरियसली लोग लेने लग गए, निसंदेह लेने लग गए। जो पप्पू कह करके बुलाते थे उनके मन में पश्चाताप का पा आ गया।
पहले पप्पू का पा था, अब वो पश्चाताप का पा है, क्योंकि आदमी निरंतर कर्मरत रहेगा तो निस्संदेह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर ही होगा। है वो जो गांधी है, राहुल गांधी, उसने अपने कर्म की निरंतरता को रखा है। कई संकट झेले, वैधानिक भी और राजनीतिक भी। वैधानिक और राजनीतिक संकटों को पार करके आज जनता के बीच में कांग्रेस 100 सीट लेके आ गई। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय कवि एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन, जिनका कहना था कि जिस तरह से देश भर में जो परिणाम आए वो काफी लोकतंत्र को लेकर अच्छे हैं, और फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रभाव छोड़ा है उसका क्या परिणाम आते हैं। इंदौर से टीवी 9 भारत पर संदीप मिश्रा। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।